तो करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज़ ओवरलैपिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ओवरलैपिंग। ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है जो हमने पीछे पढ़ा है, यानी कि प्रीवियस वीडियोज़ में देखा हुआ है ना। और इसमें मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को भी ऐड करूँगा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे अपन, सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग पढ़ लेंगे ओवरलैपिंग को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग होती क्या है? हमारे पास में दो अलग अलग एटम है, मान लीजिए। ठीक है। ठीक है, दो अलग अलग एटम्स हैं, उनके दो ऑर्बिटल्स हैं। ठीक। उनकी हमें क्या करवाना है? इंटरमिक्सिंग करवानी। जब ये इंटरमिक्सिंग होगी, इसी को कहा जाएगा ओवरलैपिंग। तो मैंने क्या बोला, ज़रा इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल्स जो भी आप बोलना चाहें, ऑफ डिफरेंट एटम्स इज नोन एज ओवरलैपिंग। ये चीज़ क्लियर है माइंड में? ठीक है, कि ओवरलैपिंग क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ। देखो, आप यहाँ पे देखो कि मैंने बनाया है, देखो एक ये ऑर्बिटल लिया मैंने। ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। ठीक है। इसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ एक और एस ऑर्बिटल। जब इन दोनों एस ऑर्बिटल को हम आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास में एक ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। वो दिखेगी कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये होता है ओवरलैपिंग जोन, या आप कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग कैसी हुई? इस ओवरलैपिंग को हम क्या कह सकते हैं? हम इस ओवरलैपिंग को कह सकते हैं एस एस ओवरलैपिंग। क्या कह सकते हैं? एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है। चलिए, अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ इसके साथ में ही आपके। देखिए, ये मैंने बनाया वापस से एस ऑर्बिटल। इसके साथ में मैं इस बार ऐड करूँगा पी ऑर्बिटल। इस बार क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? पी ऑर्बिटल को ऐड कर रहा हूँ। पी ऑर्बिटल का शेप हम जानते हैं, डंबल शेप होता है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है। और ये जो चीज़ होगी ये हमारी क्या होगी? जोन ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जोन होगा ये। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इस ओवरलैपिंग को हम इसको बोल देंगे एस पी ओवरलैपिंग। ठीक। चलिए, अब वापस देखिए, मैंने आपको बोला यहाँ पे एस और पी के बारे में मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। किसके बारे में डिफ़ाइन कर दिया? एस और पी के बारे में मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लीजिए यहाँ पे डी और डी, डी और डी आप यहाँ पे लीजिए। ठीक है। डी और डी कैसे आएंगे? ये डी का एक बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है। इसको ऐड कर दिया मैंने किसके साथ में? एक और डी के साथ में मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। थोड़ी सी ड्राइंग इधर उधर हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, गुस्सा मत करना। ठीक है। चलिए, देखिए, ये हमारे पास में डी डी ओवरलैपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होती है डी डी ओवरलैपिंग। ठीक है। ये वाला जो जोन आया हमारे पास में, ये ओवरलैपिंग जोन हो गया। ठीक है। ये कैसी हो गई आपकी? डी डी ओवरलैपिंग हो गई। इनके शेप तो आपको याद ही होंगे भाई। इनके जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके शेप्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ।
अब अगर मान लीजिए, देखिए ये तो हो गया हमारे पास में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, आप यहाँ पे यूज़ कीजिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें कैसे देखने को मिलता है, देखिए एक एग्जांपल लीजिए। ये मैंने बनाया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको नाम दिया मैंने sp3। ठीक है, इसके साथ में मैं ऐड करता हूँ s ऑर्बिटल को। किसको ऐड कर रहा हूँ, s ऑर्बिटल को ऐड कर रहा हूँ। देखिए इनकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी हमारे पास में, कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कैसा ओवरलैपिंग जोन हो गया। कलर ही चेंज नहीं हुआ, एक मिनट। ठीक है, पूरा रब करते हैं, फिर से बनाते हैं ज़रा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसकी ये ओवरलैपिंग जोन हो गया और ये कैसा बन गया हमारा sp3s ओवरलैपिंग हो गई इसमें। ठीक है, sp3s ओवरलैपिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड टू हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके माइंड में कि ओवरलैपिंग होती क्या है। अब ये ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है वो भी हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप भाई हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की आप जो है हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, अभी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हमारे पास में कितने टाइप की है वो भी आप देखेंगे। पहला अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले टाइप का है मेरे पास में एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसी, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, सेकंड टाइप जो है मेरे पास में वो होता है भाई कोलैटरल ओवरलैपिंग। यहाँ पे लिख लेंगे कोलैटरल ओवरलैपिंग। इसे हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग भी इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा मेरे पास में आएगा वो होगा भाई फेस वाइज। कैसा होगा हमारे पास में, दैट इज फेस वाइज। फेस वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होती हैं ये एक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग होती क्या क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा। क्या हो रहा है, सारे सिग्मा बॉन्ड इसमें बन रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई हमारे एक्सियल के लिए। और इसी के अंदर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसको पहचाने कैसे हम लोग, तो हम लोग ये बोल सकते हैं वन वन लोब इंटरेक्शन अगर होता है, वन वन लोब इंटरेक्शन अगर जहाँ पे हो जाएगा वहाँ आप समझ लीजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। या ये बोल सकते हैं वन वन लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं या इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है, वन वन लोब या तो इंटरेक्ट हो रहे हैं या इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन लोग कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बन रहे होते हैं पाई बॉन्ड। क्या बनते हैं भाई, इसमें पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे होता हुआ आपको दिख जाएगा। और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे पहचानेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टू टू लोब्स जो होते हैं, दो लोब्स जो होते हैं आपस में, सॉरी दो दो लोब्स जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। दो दो लोब इंटरमिक्स हो रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया माइंड में। चलिए फेज वाइज ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर फोर लोब जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। चार चार लोब जो हैं वो आपस में
इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। अब इनकी जो शेप्स है इनको तो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों को आपस में डिफाइन कर लेते हैं कि ये तीनों कैसी ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे भाई। सबसे पहले हेडिंग डाल ली जाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग की। एक्सियल ओवरलैपिंग की अपन हेडिंग डाल लेते हैं। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है वो आप थोड़ा सा देखिएगा। ऐसी ओवरलैपिंग जिसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसमें। पहले आप लिखेंगे, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके ऊपर। इसमें आप लिख सकते हैं इन सच टाइप ऑफ overlapping in such type of overlapping orbitals overlap along the internuclear axis along the internuclear एक्सिस। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है हियर, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। चलिए मान लीजिए मैं कोई सी एक एक्सिस ले लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम एक्सिस अगर मैं बोलता हूँ, कोई डिफ़ॉल्ट एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक, कोई भी एक एटम लीजिए और उस एटम की एक्सिस ले लीजिए। मैंने एक एटम की एक्सिस ये ली, दूसरे एटम की एक्सिस ये वाली ले ली। ठीक है, ये क्लियर है माइंड में? चलिए अब मैं बोलता हूँ कि एक एस ऑर्बिटल ये है और दूसरा एस ऑर्बिटल जो है वो ये है। ठीक है, ये दोनों एस ऑर्बिटल मेरे पास में प्रेजेंट हैं। और ये क्या चीज़ है मेरे पास में? ये हो गई आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें कि अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कैसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा? ये हो गई हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर फॉर्मेशन ओवरलैपिंग का कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई भाई एक एक्सिस के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग। इसका एक और एग्जांपल देखिए एस ऑर्बिटल में इतना समझ में नहीं आता जितना हमें दूसरे ऑर्बिटल्स में और इजीली हमें इस एक्सिस के ऊपर समझ में आ जाएगा। लेट्स एन एग्जांपल पी के लिए अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रही मेरे लिए एक्सिस, ये भी एक एक्सिस मैंने ले ली। ठीक है, ये एक्सिस बनाई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं पी ऑर्बिटल को लूँगा और उसकी इंटरेक्शन कराऊंगा या उसको इंटरमिक्स करवाऊंगा एस के साथ में। ये हो गया मेरे लिए पी ऑर्बिटल और ये हो गया मेरे लिए एस ऑर्बिटल। इसके अंदर अगर मैं इंटरमिक्स करवाता हूँ तो ये रही मेरी एक्सिस। ठीक, ये मेरी एक्सिस हो गई और इस एक्सिस के ऊपर जो ओवरलैपिंग होती है वो कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलेगी। आप देखेंगे ज़रा, सॉरी, ये गलत है ना, एक मिनट रुक जाइए ज़रा। चलिए ये मेरा एस ऑर्बिटल ऐसे आ गया और ये मेरी ओवरलैपिंग मैंने देख ली। अब देखिए अलोंग द एक्सिस मैंने बोला था, तो आप देखिए पी ऑर्बिटल जो है मैंने इसका जो शेप लिया है ये इस एक्सिस के अलोंग लिया है। हमारे पास में देखिए तीन तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं ना, जैसे कि ऐसे ले लूँ
ये एक एक्सिस मान लिया, ये दूसरा एक्सिस मान लिया, ये तीसरा एक्सिस मान लिया। तो अलोंग द एक्सिस मैंने आपको देखना बताया। देखो अगर मैं इस एक्सिस से लूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। देखिए अगर मुझे लेना होगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लूँगा। ये मेरी एक्सेस थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं अपन, इधर से इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इधर से कर लेंगे। अब ये एक एक्सेस के लिए मैं कुछ इस तरीके से ले लूँगा और एक के लिए मैं कुछ इस तरीके से ले लूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कचरा हो जाता है क्योंकि हम लोग 3D में नहीं देख रहे हैं, हम 2D में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है भाई समझाने में, है ना। लेकिन कोशिश करूँगा कि पूरा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, एक्सिस के बेसिस पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी ऑर्बिटल जो है उस एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है। देखिए तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग अगर पीपी ओवरलैपिंग को भी देख लेते हैं साथ में, किसको देख लेंगे भाई, पीपी ओवरलैपिंग को। तो ये मेरे लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने बनाई, इस एक्सिस के अलोंग मैंने पी ऑर्बिटल्स को क्रिएट किया। ये देखिए पी ऑर्बिटल्स मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए। ये दोनों हमारे पास में पी पी ऑर्बिटल हो गए, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। इससे हमें कौन सी फॉर्मेशन देखने को मिली, आप देखिए ये बनाई मैंने एक्सिस और इनके ऊपर करवाया पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। क्या करवाई, पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैंने यहाँ पे करवा दी, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी और वो ये है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है हियर, वन वन लोब इंटरैक्शन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वन वन लोब इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि एक लोब अगर आपस में, एक एक लोब जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। आप तीनों में देखिए, तीनों जो हैं अपने एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इसी एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर एक लोब मिल रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे हमें करता हुआ दिखता है, ठीक है। ये तो बात होगी भाई हमारे लिए किसके लिए, किसकी, ये बात हो गई हमारे एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए। अगर डी में भी प्रॉब्लम है तो एक बार डी भी और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोगों को इतना टाइम है हमारे पास, हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हम हमारे दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने बनाया एक डी ऑर्बिटल, ये भी अलोंग द एक्सिस ही आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मैंने वापस से एक्सिस ली, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ओवरलैपिंग किस तरीके से ये आपस में कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक ही जो लोब रहेगा वो क्या करेगा, आपस में इंटरमिक्स करेगा दूसरे ऑर्बिटल के एक लोब के साथ में। आप देखो ये बनाया मैंने, ये है कुछ इस तरीके से, देखो ये हो गई हमारे लिए यहाँ पे ओवरलैपिंग, ये डी के अंदर ओवरलैपिंग हो गई। यार आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही लोब इंटरैक्ट किया गया, एक एक लोब ही इंटरैक्ट कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग ही वहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है या इंटरमिक्स हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का हो रहा है। अब बात कर लेंगे हम लोग कोलैटरल ओवरलैपिंग की, किसकी बात करेंगे, कोलैटरल ओवरलैपिंग की। हेडिंग डाल लेना भाई, कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग, या इसको आप बोल सकते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोल सकते हैं इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग। मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करना है कि आगे हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है, उसमें भी आपको ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग कैसे होगी वो भी आप समझ जाएंगे। साथ में हम जब एमओटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हमें थोड़ा ऑर्बिटल की बात करनी पड़ेगी, तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं, एमओटी की बात कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस किस तरीके से आता है। तो पहले अगर हम लोग ओवरलैपिंग अच्छे से समझ लेंगे तो ये भी क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि कौन कौन से
ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स होके या ओवरलैप होके क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग करके एक नया बॉन्ड वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है और ये कैसे काम करती है वो भी आप ज़रा लिखिएगा। पहले पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, अब मैं पूरा ओवरलैपिंग नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ओ एल लिख रहा हूँ। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स, ऑर्बिटल्स ओवरलैप परपेंडिकुलर। कैसा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसा होगा? देखो ऐसे। ठीक है, ये मान लो एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हियर पाई बॉन्ड्स, हियर पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमें पाई बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड बनते हुए हमें यहाँ पे दिखेंगे। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले लेता हूँ कोई सी। ये रही मेरे लिए एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, कोई सी भी मैंने एक एक्सिस यहाँ पे ले ली। अब मुझे नहीं मालूम कौन सी एक्सिस, मैंने एक डिफ़ॉल्ट रैंडम एक्सिस यहाँ पे ले ली है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने ये पी ऑर्बिटल बनाया, इसके परपेंडिकुलर मैंने ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे बनाया। क्या बनाया? ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। अब आप देखेंगे कि इनसे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इनसे फॉर्मेशन होगा, देखिए आप कैसे। ये एक लोब बनाया मैंने ये ऐसा, और वहीं दूसरा लोब बनाया मैंने कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपको जो इंटरमिक्सिंग देखने को मिल रही है वो आप देख पा रहे हैं कि दो दो लोब जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लिख लीजिएगा, हेयर टू lobes intermix, टू lobes, टू lobes इंटरमिक्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई? इंटरमिक्स हो रहे हैं, दो दो लोब इंटरमिक्स हो रहे हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिल रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। और ये कैसा पाई बॉन्ड बन रहा है? हम इसको कह सकते हैं पी पाई। पी पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा और इसको डिफाइन करेंगे। किसके रिगार्डिंग? डी और पी ऑर्बिटल के रिगार्डिंग हम इसको डिफाइन और कर लेते हैं। ये मैंने अपने लिए एक एक्सिस बनाई। ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग मैंने यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म करने की कोशिश की। देखो ये डी ऑर्बिटल मैंने बनाया यहाँ पे। अब ये डी ऑर्बिटल जो है इसकी मैं इंटरमिक्सिंग करवाऊँगा किसकी? पी ऑर्बिटल के साथ में। तो देखिए आप कैसे बन रहा है, ये मेरे लिए डी ऑर्बिटल, ये मेरे लिए पी ऑर्बिटल, ये वापस से एक्सिस आ गई, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करूँगा तो देखिए आप कैसे लोब्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, कैसे लोब्स आपस में इंटरमिक्स होते हुए आपको दिखेंगे। देखिएगा ज़रा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए इंटरमिक्सिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है दो दो लोब्स के अंदर। तो दो दो लोब्स जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास में जो है पाई बॉन्ड बनता हुआ नज़र आएगा। और ये जो पाई बॉन्ड बना है हमारे पास में, ये बना है डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि डी डी लोब्स को भी आपस में इंटरमिक्स कीजिए तो आप वहाँ पे भी दो लोब्स को ही आपस में इंटरमिक्स करेंगे। जैसे मैंने ये डी बनाया हुआ है वैसे यहाँ पे भी एक डी बन जाएगा और ये दोनों आपस में अपने दो दो लोब्स को आपस में शेयर करके डी पाई बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे तीसरी ओवरलैपिंग के ऊपर। और वो तीसरी ओवरलैपिंग जो है
वो होगी भाई हमारे लिए, हेडिंग डालेंगे फेस वाइज, फेस वाइज ओवरलैपिंग, फेस वाइज ओवरलैपिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फेज वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, पहले अपन लोग उसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, देन आफ्टर मैं उसको समझाता हूँ। इसमें अपन लिखेंगे इन सच टाइप ऑफ, इन सच टाइप ऑफ overlapping, in such type of overlapping, orbitals overlap perpendicular, perpendicular to the internuclear, internuclear एक्सिस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं फेज वाइज ओवरलैपिंग में, यहाँ पे भी आपको जो ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेंगे परपेंडिकुलरली, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलरली, यहाँ पे जो है जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। लेकिन इसमें और जो हमारा साइड वाइज या कोलैटरल ओवरलैपिंग है उसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हेयर, हेयर डेल्टा बॉन्ड्स, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने क्रिएट कर लिया हमारे लिए बॉक्स। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं कोई सी एक एक्सिस ले लेता हूँ, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं कोई सी एक एक्सिस ले लेता हूँ। यहाँ से जो है मैं एक एक्सिस का फॉर्मेशन करता हूँ, ये मेरे लिए कोई एक्सिस हो गई है। ठीक है, ये मेरे लिए एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे लिए एक पॉइंट है, ये मेरे लिए एक्सिस हो गई है। ठीक है, अब इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं लोब का फॉर्मेशन करता हूँ तो देखिए लोब किस तरीके से बनेंगे मेरे पास में, लोब बनेंगे कुछ इस तरीके से मेरे पास में। लोब किस तरीके से बन रहे हैं, लोब कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। ये थोड़ा सा लोब मेरा बीमार बन गया, इसको अपन रब कर लेते हैं, बीमार लोब को हटाया जाए। लोब बीमारी बन रहा है हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और अपन एक्सटेंड कर लेते हैं समझने के लिए, यार थोड़ा समझ लेना, है ना। ये क्या, थोड़ी सी लोब्स को बीमारी लग जाती कभी कभी, तो आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में, मेरे इसमें तो बड़ा विचित्र सा ही बनेगा। ठीक है, ये मैंने एक लोब यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं उसी प्रकार का एक लोब क्रिएट कर लेता हूँ, ये भी मेरे लोब्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये लोब्स क्रिएट हो जाएंगे। एक बॉक्स के अंदर मैं जो है लोब क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा बॉक्स भी विचित्र बना है तो आप भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो एक्सिस है मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूँ, उसको क्या मान लिया मैंने, जेड एक्सिस मान लिया। तो इसके लिए मेरे पास में ये तो एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। अब आप देखिए इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं यहाँ पे इनको जॉइन करने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो जॉइनिंग हमारे पास में हो रही है वो कुछ इस तरीके से होगी। ये वाला जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये वाला जो लोब रहेगा वो इस वाले लोब के साथ में इंटरेक्ट करेगा या इंटरमिक्स होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाला जो लोब है मेरे पास में, ये वाला जो लोब है ये किसके साथ में इंटरमिक्स कर रहा है, वो कर रहा है इस वाले के साथ इंटरमिक्स। और ये वाला जो लोब है मेरा वो इंटरमिक्स, मिस्टेक हो गई, ये वाला जो लोब है मेरे पास में, ये वाला लोब इंटरमिक्स, एक मिनट रुकिए ज़रा। ठीक है, ये जो लोब है मेरे पास में, ये वाला इंटरमिक्स करेगा हमारा इस वाले लोब के
साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार लोब जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि फोर लोब जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं। चार चार लोब आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखो यहाँ पे फेस वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाता अलोंग द एक्सिस, अगर मैं बनाने की कोशिश करता, अगर मैं अलोंग द एक्सिस इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो देखिए वो किस तरीके से अलोंग द एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हमें बनाना है, और फेस वाइज ओवरलैपिंग अगर कुछ होती तो वो कुछ इस तरीके से होती। ये चारों की चारों आपस में कुछ इस तरीके की जॉइनिंग हमें दे रहे होते हैं। फेस टू फेस यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होती, फेस टू फेस क्या हो रही होती, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होती। अब ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग की वजह से हम क्या देख पा रहे हैं कि चार चार लोब आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। टोटल मिला के हमें कितने देखने को मिल रहा है, 8 लोब का इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। 8 लोब इंटरेक्ट हो रहे हैं, चार लोब जो हैं आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे चार लोब्स को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको और नोट डाल के लिखनी है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाल के लिखिएगा। नोट डालेंगे, नोट में आप लिखेंगे बाय 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 फेस वाइज, बाय फेस वाइज ओवरलैपिंग, बाय फेस वाइज ओवरलैपिंग फाइव बॉन्ड फॉर्मेशन, फाइव बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, बाय फेज वाइज ओवरलैपिंग फाइव बॉन्ड जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। फाइव बॉन्ड कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे कि छः छः लोब जो हैं, सिक्स सिक्स लोब्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। सिक्स सिक्स लोब्स क्या हो रहे होते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं फॉर्म बाय एफ ऑर्बिटल। जो एफ ऑर्बिटल जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की है आपसे, अपन आगे के लेक्चर्स में इसको कवर कर लेंगे। एफ ऑर्बिटल जो हैं इनके छः छः लोब्स जो होते हैं, सिक्स सिक्स लोब्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें फाइव बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अब छोटी सी चीज़ मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, तो एक सिंपल व्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ इसका, आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझ में आएगी। देखिए ये मैंने लिखा सिग्मा, ये है पाई, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया फाई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया, ये डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। देखिए एस ऑर्बिटल में अगर हम लोग देखें, क्या ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या ये पाई बॉन्ड बना पाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे डेल्टा है बनाएगा, नहीं। फाई बनाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि वन वन लोब इंटरेक्शन ही हमें देखने को मिलता है, जिससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड हम देखते हैं कोलेटरल और किसमें, फेस वाइज में। तो अगर अपन देखेंगे कि पाई बॉन्ड जो है, पी ऑर्बिटल जो है, ये कैसे होते हैं, दो लोब आपस में इंटरमिक्स होते हैं। तो डेफिनेटली पी ऑर्बिटल अगर अलोंग द एक्सिस होगा, जो कि अपन ने स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में देखा था, अलोंग द एक्सिस होगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। जो एक लोब होगा पी ऑर्बिटल का, एक लोब दूसरे लोब के साथ में अलोंग द एक्सिस अगर वर्क करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। वहीं अगर वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर बेसिस पे अगर वो इंटरैक्ट कर रहा है, यानी कि ओवरलैपिंग कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा,
पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या ये पी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बना सकता है? वो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो ही लोब के साथ में इंटरमिक्सिंग करता है, और डेल्टा बॉन्ड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फेज वाइज ओवरलैपिंग होती है उसमें 4 लोब इंटरमिक्स आपस में होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा नहीं बनाएगा। अगर डेल्टा नहीं बनाया तो फाई भी नहीं बना पाएगा। चलिए आगे बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। तो डी के अंदर भी हमने देखा अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, अगर वो देखेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखें तो ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और पाई बॉन्ड भी ये बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दो लोब आपस में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर अपन रखेंगे तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी हमें शो करते हैं। साथ ही साथ में ये फेज वाइज ओवरलैपिंग के साथ में 4 लोब का इंटरेक्शन भी करते हैं, इसलिए डेल्टा बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो 5 बॉन्ड होता है वो 6 लोब इंटरेक्शन से होता है, इसलिए यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ तो एफ में सिग्मा भी है, पाई भी है, डेल्टा भी है और फाई भी है। ठीक है, अब देखिए ज़रा एक चीज़ और थोड़ी सी मुझे आपको क्लियर करनी है, वो ये है कि जो डेल्टा बॉन्ड होता है, यहाँ पे हम लोग डेल्टा की बात कर रहे हैं। डेल्टा बॉन्ड जो है वो देखिए डी ऑर्बिटल तो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। यहाँ पे अगर मैं उनके डिफरेंट टाइप्स लिखता हूँ तो देखिए डी जेड स्क्वायर होता है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, डी एक्स वाई होगा, डी वाई जेड होगा, डी जेड एक्स होगा या एक्स जेड होगा। ठीक है, अब इसमें से आप मुझे बताइए कि कौन सा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसमें से कौन सा ऐसे डी ऑर्बिटल है जो कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा? एंड दैट इज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा कि कल जब हम लोगों ने ऑर्बिटल्स की बात की थी तो ऑर्बिटल्स की बात करते समय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसे एक रिंग क्रिएट किया था और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ लोब बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ये जो पॉजिटिव वेव फंक्शन हम दिखा रहे हैं, यही लोब काम में आते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए डी जेड स्क्वायर जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लेकिन वो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी डी जेड स्क्वायर को लेके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते ही एक नोट और आपको मैं लिखवाना चाहता हूँ। उस नोट के रिगार्डिंग हम लोग और आगे फर्दर बात करेंगे। अब वो नोट क्या कहता है वो भी आप समझेंगे। ज़रा नोट डाल के लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन pi bond, so axial overlapping, so axial overlapping is dominant, is dominant over collateral overlapping। क्या बोला मैंने? देखिएगा ज़रा ध्यान से। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। ऐसा मैंने कैसे कह दिया डायरेक्टली? सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो डोमिनेट कर जाएगी कोलेटरल ओवरलैपिंग पे। ऐसा क्यों मैंने बोला? तो अगर अपन लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी कि जो ओवरलैपिंग वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो एरिया वहाँ पे आपस में ओवरलैप कर पा रहे हैं, जितना भी वहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को कितना ओवरलैप कर पा रहा है, तो उसे हम लोग कह देंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को अगर हम लोग देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को अगर हम लोग देखते हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बोल सकता हूँ कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ में मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से। एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है भाई हमारे पास में? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कीजिएगा ज़रा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। किसके? बॉन्ड लेंथ के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आगे चल के मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ, उससे आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमने तो ये बता दिया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जब अगर होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बॉन्ड एनर्जी हमें अच्छी देखने को मिलेगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ज़्यादा अच्छी होगी तो बॉन्ड लेंथ वहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए आप लोग हेडिंग डाल देंगे। आप हेडिंग में लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से ले जाके ही मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, हम कहीं पे भी कुछ चीज़ें छोड़ने नहीं वाले हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किन किन फैक्टर्स पे यहाँ पे ये डिपेंड करेगा। तो देखिए पहला अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो हो जाएगा आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के साइज पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलेगी। और सेकंड चीज़ है हमारे पास में डायरेक्शनल कैरेक्टर। देखिए डायरेक्शनल कैरेक्टर आ गया, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शनल कैरेक्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। हमने लास्ट वीडियोस में इनको कवर किया हुआ है, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है वो लास्ट वीडियो नहीं देख पाए हो किसी भी कारण से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर उनको बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यानी कि देखिए जैसे एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमें डायरेक्शनल कैरेक्टर देखने को नहीं मिले थे जब मैं ऑर्बिटल समझा रहा था। लेकिन पी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं पी के लिए बात करता हूँ तो पी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंसीज की होती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि इसको अगर आप वाई एक्सिस मानते हैं, इसको जो है सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको आप जो है एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस पे हमें जो है ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। देखिए जेड को मैं ऐसे बनाता हूँ तो पी जेड बन जाएगा, अगर मैं वाई के लिए बनाऊंगा तो ये पी वाई ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लोब्स हैं ये लोब्स ही डायरेक्शनल कैरेक्टर्स को शो करेंगे, और इसी डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर जो होता है ऑर्बिटल का वो भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल पे और डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल पे। जितने ज़्यादा अच्छे डायरेक्शनल कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे वहीं हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इनके साथ में कैसे करस्पॉन्डेंसी शो करेंगे। देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जितना बड़ा ऑर्बिटल का साइज होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वहाँ पे उतनी ही थोड़ी सी डगमगाने लगेगी। लेकिन अगर हम लोग देखें डायरेक्शनल कैरेक्टर अगर अच्छा है ऑर्बिटल का, डायरेक्शनल कैरेक्टर अगर अच्छा है ऑर्बिटल का तो उतनी ही अच्छी आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्शनल, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग आगे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे यानी कि ओवरलैपिंग करेंगे तो इसके अंदर आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ और आपके साथ में अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो वैसे तो हम लोग की पॉइंट्स के अंदर हम लोग इसकी बात कर लेंगे, बट अगर मैं फेस वाइज ओवरलैपिंग की बात करता हूँ, बट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू फेस वाइज ओवरलैपिंग, अगर मैं फेस वाइज ओवरलैपिंग को लेके यहाँ पे बात करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे
सीधा उल्टा मामला है भाई, देखो उल्टा ही मामला है। देखिए कैसे उल्टा मामला है, मैं अब आपको बता देता हूँ। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी डी या डेल्टा बॉन्ड के लिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितना अच्छा साइज होगा ऑर्बिटल का उतनी ही अच्छी आपको यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। किसके लिए? डेल्टा बॉन्ड के लिए। फेस वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ये फेस टू फेस जब आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, यानी कि जो ओवरलैपिंग होती है फेस टू फेस ओवरलैपिंग, यहाँ पे अच्छी होगी अगर साइज ऑफ द ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। किसके लिए? डेल्टा बॉन्ड के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल छोटा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाए। उसके अंदर मेन रीज़न रहेगा आपका डायरेक्शनल कैरेक्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगली चीज़ मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, किसके रिगार्डिंग? इन्हीं ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग। इससे आपका जो ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डालेंगे की पॉइंट, की पॉइंट्स। अब कौन कौन से की पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो आप देखेंगे। की पॉइंट नंबर वन, की पॉइंट नंबर वन हमसे क्या कहना चाहता है कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में भी इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो आप बस इसमें की पॉइंट समझ लीजिए। ऑर्बिटल के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, all hybrid orbital have more directional character, have more directional character than unhybrid orbital। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं कंपैरेटिवली टू किसके? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के। आप देखेंगे यहाँ पे ये मैं बनाया मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मैं बनाता हूँ एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, और ये मैं बना रहा हूँ एक अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल। अब देखिए अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर हमें हाइब्रिड वाले में देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली टू द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हमारा p अनहाइब्रिड है और ये s अनहाइब्रिड है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं फॉर मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर ओवर द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉर द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। अब डालेंगे आप लोग सेकंड की पॉइंट, ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट की पॉइंट। ठीक है, सेकंड की पॉइंट पे आते हैं हम लोग। की पॉइंट सेकंड, अब ये की पॉइंट सेकंड हमसे क्या कह रहा है वो भी आप जरा देखिएगा। की पॉइंट सेकंड कहता है साइज ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे आप अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, तो लिखिएगा साइज ऑफ अनहाइब्रिड साइज ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल is determined by principal quantum number। ठीक है, जिसको हम लोग n से स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं n को इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है बेसिकली कि साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी, एक्सटेंट ऑफ
ओवरलैपिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो साइज ऑफ द ऑर्बिटल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हमारे पास में साइज ऑफ द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमें कम देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अगर मैं आपको लिखवा दूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमें यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखेगी। इसी के साथ में अगर मैं आपसे बोलूँ बॉन्ड एनर्जी का क्या सिस्टम है, या बॉन्ड एनर्जी से ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए आपको दिख जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए तीसरे की पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा की पॉइंट हमसे क्या कहता है? तीसरा की पॉइंट जो है हमारा, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है वो भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं। थर्ड की पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल शेप। अब ये कौन सी बात हो गई कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो हैं वो आइडेंटिकल शेप होते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग इसलिए करवाते हैं ताकि उनका जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में सेम हो जाएं, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग जो भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे वो सारे के सारे इवन हों हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिकल, इसके पास में आइडेंटिकल डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे। आइडेंटिकल डायरेक्शनल कैरेक्टर, देखिए अभी मैं ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, वो सब हाइब्रिडाइजेशन में हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए बस आप थोड़ा सा आप इन की पॉइंट्स को भी अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, बट डिफरेंट साइज। डायरेक्शनल कैरेक्टर तो सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन साइज इनका डिफरेंट होता चला जाएगा। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे किस में, डायरेक्शनल कैरेक्टर में, लेकिन इनका साइज अलग अलग होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर को देखेंगे, परसेंटेज कैरेक्टर जिसमें जितना कम होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली, ये होगा परसेंटेज कैरेक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज कैरेक्टर के। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ, और बाद में भी हाइब्रिडाइजेशन में हम इसको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास में परसेंट एस ये है और परसेंट पी ये है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि मेरा जो ये जो साइज़ मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये जो साइज़ है ऑर्बिटल का, ठीक है, ये जो साइज़ है ऑर्बिटल का, ये किस तरीके से बन, देखिए ये मैंने थोड़ा छोटा साइज़ बनाया, ये बनाया मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़, और ये बनाया मैंने थोड़ा और बड़ा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप देखेंगे, अगर आप देख पाएँ कि इस जो ये मैंने आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, इसमें 50% एस कैरेक्टर हैं और 50% पी कैरेक्टर हैं, यानी कि ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अगर मैं एस पी टू की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में 33.33% एस कैरेक्टर होंगे और 66.66% पी कैरेक्टर होंगे। वहीं अगर मैं एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 25% कैरेक्टर होंगे और ये 75% पी वाले कैरेक्टर्स हमें देखने को
परसेंट पी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा माइंड में। द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम, यानी कि जो मैंने शेप बनाया हुआ है वो दोनों का सेम है। देखिए ये स्मॉल लोब है, ये बिगर लोब है, ये स्मॉल लोब, ये बिगर लोब, ये स्मॉल लोब, ये बिगर लोब। मतलब जो शेप हमें देखने को मिल रहा है वो एक तरीके से आइडेंटिकल है, यानी कि डायरेक्शनल कैरेक्टर इसके अंदर आइडेंटिकल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें परसेंट एस कैरेक्टर, इसमें लिख देते हैं अपन आइडेंटिकल डायरेक्शनल कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ आइडेंटिकल डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर अगर डिक्रीज होगा तो साइज साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे इसका क्या फ़र्क पड़ना है, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी, आप देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसके कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसके साथ में जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी डिक्रीज होती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वहीं बॉन्ड लेंथ की, ये सब चीज़ें आपको हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए मैं पूरा एक टेबल या एक चार्ट जैसा बना दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है या परसेंटेज कैरेक्टर्स जो हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे एक और चीज़, एक और की पॉइंट्स का यहाँ पे जिक्र करूँगा, दैट इज़ की पॉइंट नंबर 4। हमारे 5 की पॉइंट हैं, उसके बाद में इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। ये हो गया हमारा की पॉइंट नंबर 4, की पॉइंट 4, ठीक है। की पॉइंट 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो की पॉइंट 4 हमसे कहता है कि अगर साइज और डायरेक्शनल कैरेक्टर दोनों क्या कह सकते हैं, वेराई करते हैं सेम टाइम पे, तो साइज जो है वो डोमिनेट कर जाएगा डायरेक्शनल कैरेक्टर पे। तो पहले लिख लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं एग्जांपल के रूप में उसको समझाऊंगा कि इफ बोथ साइज एंड डायरेक्शनल कैरेक्टर vary at same time, then size is dominant over डायरेक्शनल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइज और डायरेक्शनल कैरेक्टर दोनों ही हमें एक टाइम पे देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उसके अंदर, तो हमें साइज को डोमिनेंट मानना है ओवर डायरेक्शनल कैरेक्टर। किस चीज़ के लिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ले लेता हूँ 1s, ठीक है। अब इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2s और 2s के साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1s देखने को मिल रहा है और ये 2s देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपली ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में 1s की जो ओवरलैपिंग होगी, यानी कि जो साइज़ है, अगर वो साइज़ कम रहेगा तो उसकी ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइज़ जो है वो डोमिनेट कर गया। अगले उसमें देखते हैं, यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ 2p सिग्मा के लिए आपसे बात करता हूँ और यहाँ पे बोलूँगा मैं 3p की। अब देखिए यहाँ पे 2p है और ये 3p आपके ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे, तो वापस से साइज का फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे 2p सिग्मा जो बना रहे हैं और ये जो 3p बन रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो है 2p जो है डोमिनेट कर जाएंगे ड्यू टू द फैक्टर ऑफ
साइज किसका छोटा है, 2p का छोटा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लीजिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे पास में 2s ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में 2p सिग्मा के लिए ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर अपन देखें यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं वो सेम हो गए हैं। अब मैटर कहाँ पे आता है, यहाँ पे मैटर आएगा डायरेक्शनल कैरेक्टर पे। तो आप देखेंगे कि p के पास में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं कंपैरेटिवली टू s, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शनल कैरेक्टर का डोमिनेंट फैक्टर आ जाएगा, इसलिए 2p जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे विद द फैक्टर ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे 1s है, ठीक है, और इसी के साथ में मैं ले लेता हूँ 2p सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास में देखने को मिल रही है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं है। 1s जो है वो साइज को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे 2p जो है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी ऊपर ही लिखवाया कि साइज जो है डोमिनेट कर जाएगा डायरेक्शनल कैरेक्टर पे अगर दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये रिप्रेजेंट करेगा साइज के लिए और ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शनल कैरेक्टर के लिए। तो हम लोग साइज को जो है डोमिनेंट मान लेंगे, यानी कि साइज जो है वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर द डायरेक्शनल कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो थे हमारे पास में कुछ की पॉइंट्स, मैंने इनके आपसे बात की। ठीक है, फिफ्थ की पॉइंट जो रहेगा वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो इसमें आपको लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है वैसे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन में इसको मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा। यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, एक दो बातें और रह गई हैं ओवरलैपिंग के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा हाइब्रिडाइजेशन से पहले। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।